नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना के खौफ के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, जिसमें कहा गया कि इस कोरोना रूपी आपदा को अवसर में बदलना होगा। एक शब्द जो निकला था वो था आत्मनिर्भर। अब ये आत्मनिर्भर शब्द शब्द नहीं रह गया है, एक अभियान में बदल गया है। इसे रोजगार अभियान में बदलने का कमाल किया है कोरोना काल में योगी सरकार ने। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार, यूपी के 31 जिलों को लाभ, ये सोचकर ही अच्छा महसूस होता है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? अगर था तो फिर किसी और सरकार की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की? आज बात इसी पर, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान पर चर्चा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत है सर आपका। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। ईमानदारी की स्याही से अगर इरादों को लिखा जाए तो कोई पन्ना कोरा नहीं रह सकता। और इन्हीं इरादों से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के भूगोल पर एक नया इतिहास लिखा है। और एक साथ 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला पहला प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। कोरोना के इस कहर में शहर छोड़कर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग अपने घर वापस आए। ऐसे में भी योगी सरकार ने 30 लाख लोगों की स्किल मैपिंग कराई। वहीं इनकी भूख और भविष्य को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने एक प्लान तैयार किया, जिसे नाम दिया गया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस पर खुद पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खींची है जो लकीर, वो है सबके लिए नजीर। योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश ने जो बड़ा पंडाल सजाया है, इसमें गांव, गरीब, किसान और नौजवान सबका खास ध्यान रखा गया है। 31 जिले और 25 कैटेगरी में 1.25 करोड़ रोजगार का टारगेट तय किया गया है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं, अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। बहरहाल कोरोना के इस काल में जब रोटी रोजी का सवाल मुंह बाए खड़ा है, तब परिस्थितियों से पल्ला झाड़ने के बजाय प्रदेश सरकार ने जो प्लान तैयार किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, कोरोना काल में हर तरफ से जहां दुनिया भर के लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में वो आयाम स्थापित किया जिसकी हर तरफ वाहवाही हो रही है। आत्मनिर्भर, जी हां, भारत की राह पर चलते हुए यूपी में रोजगार अभियान की शुरुआत। इस शुरुआत पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, के पांडे साहब, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं, विवेक साइलेज जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वीरेंद्र नाथ भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अनुभव चक, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत करें। से देखा जाए आत्मनिर्भर भारत को, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को, इस रोजगार को किस तरीके से देखें जिसकी लॉन्चिंग आज हुई है? जी देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपके कौशल की, आपकी क्षमता की, आपके प्रदर्शन की, आपकी योग्यता की अगर परीक्षा होती है तो वो संकट काल में होती है। संकट काल में आपका प्रदर्शन कैसा रहा, और बीते 100-125 वर्षों में
इससे बड़े संकट से तो मानव सभ्यता दो चार हुई नहीं, ना उत्तर प्रदेश, बाकी सारे प्रदेशों की जो स्थिति थी देशों की, वही उत्तर प्रदेश की भी थी। जब यह कोरोना आया तो किसी सरकारी फाइल में गोविंद बल्लभ पंत जी के समय की भी फाइल खोल के देख लेते, मान लीजिए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, तब से लेके आज तक किसी फाइल में कुछ तो लिखा नहीं था। ना कोरोना पर कोई मीटिंग उससे पहले हुई थी, ना कोई व्यवस्था की नजीर थी, इंतजामात की कोई नजीर नहीं थी। बाकी हर चीज की नजीर है। कुंभ होना है तो उसकी नजीरें हैं, बाकी चीफ मिनिस्टर्स के समय कैसे कुंभ हुआ फाइलों में है। लेकिन यह तो अकल्पनीय संकट था। और जो बात प्रधानमंत्री ने कही ना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसमें एक बात जो उनकी मुझे लगता है वो सब चीजों को समअप करती है। उन्होंने कहा कि भाई जिस ढंग से इस संकट काल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, वह उन्होंने कहा कि सच कहता हूं अभूतपूर्व है। यही स्वर महत्वपूर्ण है। इस संकट से, बीमारी से लड़ना और बीमारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को एक रास्ता देना, वैकल्पिक व्यवस्थाएं देना, एक साथ ये दोनों कठिन लक्ष्य साधने की जो चुनौती थी, उस पर सरकार ने प्रामाणिकता से, निष्ठा से परिणाम दिया। कोरोना के मामले में पूरा भारत यूं तो विश्व के लिए नजीर है, जबकि कुछ राज्यों में स्थितियां खराब भी हुई, फिर भी नजीर है। 38 करोड़ की आबादी अमेरिका की है, 1,25,000 आदमी करीब करीब वहां दिवंगत हो गया। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की है, और मेरे ख्याल से 5, 5.5, 6,000 आदमी, नहीं 15,000, 16,000 आदमी होगा अभी जो दिवंगत हुआ होगा, अगर आंकड़ा सही में याद कर पा रहा हूं, वो है। लेकिन इन राज्यों की स्थिति में भी अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, बड़ा विचित्र है। हम लोग असल में छोटे मन के लोग हो गए जी। जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे के सर ठीकरा फोड़ेंगे, दिल्ली की बात करेंगे तो केजरीवाल के सर ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात में अगर कहो सरकार को क्रेडिट दोगे, बोले ना। क्यों भाई? अगर उत्तर प्रदेश ने कोरोना को इस तरह नियंत्रित रखा 23 करोड़ की आबादी के बाद भी, जिसमें उसकी महानगरीय आबादी कम है, जो ज्यादा नियम कायदे जानती है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश एंड ऑल, और दूसरा ये रोजगार का मामला, देश भर में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रत्यावर्तन हुआ लोगों का तो वो उत्तर प्रदेश था। सबसे पहले प्रत्यावर्तन कराया, बस से, ट्रेन से जो रास्ता मिला, सबसे पहले स्किल मैपिंग कराई। उसके बाद वही बात नीतीश जी ने की, वही बात हेमंत जी सोरेन ने की और राज्य के मुख्यमंत्री ने। लेकिन बाद में नेता वही, नेतृत्व करता वही जो वक्त से पहले सोचे कल क्या समस्या आनी है। और जब आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल होती है ना, बहुत ज्यादा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप की नहीं होती, तो आप बेहतर रास्ता खोज पाते हैं। एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम दर्जे के जितने उद्योग हैं, पहला विचार मुख्यमंत्री जी के जेहन में जो आया था वो ये आया था कि भाई जितने हमारे यहां ये लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयां हैं, अगर इनमें 2-2, 3-3 आदमी भी और समायोजित हो जाए तो भी एक बड़ी संख्या हो जाती है रोजगार की। ये प्रैक्टिकल आइडिया उसी को आ सकता है जो जमीन पर खड़ा होकर सोचेगा। जो गूगल ढूंढता रहेगा वो तो फिर गूगल ही ढूंढता रहेगा। बेहतर आइडिया है। जितने लोगों को मौजूदा इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों में समायोजित कराया, ये छोटी उपलब्धि नहीं है।
मनरेगा में तो काम सब दे रहे हैं, कोई राज्य ऐसा नहीं जो मनरेगा में काम नहीं दे रहा कम ज्यादा। लेकिन मनरेगा से हटकर ये जो कौशल है ये महत्वपूर्ण है। मनरेगा तो एक व्यवस्था है बनी बनाई, उसी में चल रहा है, ठीक है। 100 लोग लगे थे गांव के, अभी अब 110 लग गए, 20 लग गए, 25 लग गए, ठीक है। एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं ना, न बहुत ज्यादा नवाचार की गुंजाइश है, नवोन्मेष की भी गुंजाइश नहीं, नोवेलिटी की गुंजाइश नहीं। तो मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। और एक टिप्पणी और आज मुझे महत्वपूर्ण लगी, जिसको मैं यहां रेखांकित कर दूं, नहीं तो बहस डिरेल होगी, ऐसा मैं जानता हूं। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पता है हमारे जो विपक्ष के मित्रगण हैं वो लोग कहेंगे, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के प्रतिनिधि वो कहेंगे भाई देखिए ये तो भाजपा की पार्टी है, केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट किसी पार्टी का नहीं। हाई कोर्ट ने जब उचित समझा तो सरकार के को लेकर कड़ी टिप्पणियां भी की इसी हाई कोर्ट ने। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की कोरोना मैनेजमेंट पर। वो टिप्पणी भाजपा की नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की नहीं, बजरंग दल की नहीं, भाजपा के प्रवक्ता की भी नहीं, न प्रवक्ता की न वक्ता की। एक पिटीशन थी वहां, उस पर 7 पन्ने का ऑर्डर पास किया उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने, और उसमें उसने सराहना की और कहा हमने सरकार का ब्लूप्रिंट देखा है, कामकाज देखा है और संतोषजनक काम है, अच्छा काम किया है। अब हाई कोर्ट से लड़ेंगे क्या? राजनीतिक लोगों में तो आपस में गुत्थम गुत्ता हो सकती है, हाई कोर्ट से तो नहीं ना। इसलिए मुझे लगा कि बड़े मन के साथ एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश हम सबका है। हम किसी भी पार्टी में हो, किसी भी समूह में हो, किसी भी संगठन में हो, सामान्य व्यक्ति हो, किसी पार्टी में ना हो, तो भी उत्तर प्रदेश पर सबका बराबर हक है। तो एक अच्छी चर्चा होना चाहिए। मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं उससे पहले मैं वीरेंद्रनाथ भट्ट से एक टिप्पणी लूंगा। भट्ट साहब, राजनीति को परे रखे इस घनघोर घटाटोप संकट काल में आदमी की सामान्य प्रतिक्रिया होती है, अरे रोजगार छोड़ो पहले जान बचाओ। यही प्रतिक्रिया होती है ना, जान भी बचाओ और रोजगार भी सृजित करो। मुझे लगता है यह अप्रोच बहुत समय बाद देखी गई। भट्ट साहब, जी देखिए, ऐसा है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद और इस समय हम पार्शियल अनलॉक की स्थिति में हैं, तो इकोनॉमी की रिकवरी इस समय देश की सबसे बड़ी चुनौती है। और इकोनॉमी की रिकवरी के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता है कि आप जिन लोगों के रोजगार गए हैं, जिन लोगों के छोटे मोटे उद्योग धंधे बंद हुए, आप उनको रिवाइव करें, उनको शुरू कराएं। तो ये देश की सबसे बड़ी जरूरत है। और आज जो कार्यक्रम यूपी में शुरू किया गया है, अप्रैल और मई का महीना, तो सरकार ने जो गांव के गरीब लोग थे, किसान थे, जनधन खाता धारक थे, उनको 50 लाख टन उनको खाद्यान्न दिया, उनके खाते में पैसा भेजा। लेकिन अब जो लेबर लौट के आया है, करीब 35 लाख और उससे अधिक भी और भी लोग लौट के आए हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अब आपको डिमांड जनरेट करना है। डिमांड जनरेट करने के लिए उनको रोजगार देना है। और यूपी में सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अब तक जो रोजगार की तमाम योजनाएं भिन्न भिन्न सेक्टर में, भिन्न भिन्न विभागों के बीच में सब बिखरी हुई थी, अब वो एक छतरी के नीचे आ गई हैं और उसको टॉप पॉलिटिकल प्रायोरिटी अब दे दी गई है। तो इस पे अब काम होगा। ये पहले कभी नहीं हुआ।
जो किसी भी विभाग है वो अलग काम कर रहा है, पंचायत अलग कर रहा है, ग्राम विकास विभाग अलग कर रहा है, एमएसएमई विभाग अलग कर रहा है, और ऐसे तमाम विभाग हैं। तो ये जो आज शुरुआत हुई है, इससे सबसे बड़ा जो लाभ इसका खाली यूपी को नहीं पूरे देश को होगा कि इससे जब जॉब क्रिएशन होगा, इससे डिमांड जनरेट होगी और इससे अंततः इकोनॉमी की रिकवरी होगी। और आपने अगर पिछले एक महीने में देखा हो, सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि देश की जो इकोनॉमी की रिकवरी है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही आएगी। और दूसरी बात यह है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो असंगठित क्षेत्र है उसका शेयर बहुत बड़ा है, और इसी असंगठित क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा मार पड़ी है कोरोना की। इसका पूरा जो भी पूरा तानाबाना बिखर गया है, तो अब ये उससे बहाल होगा और अल्टीमेट और इसका लाभ पूरे देश को मिलेगा। ठीक बात है। 17% से ज्यादा आबादी हिंदुस्तान की उत्तर प्रदेश में रहती है। उत्तर प्रदेश बेहतर करेगा तो स्वाभाविक है पूरे देश की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आर्थिक इम्यूनिटी पावर भी बढ़ना बहुत जरूरी है। कोरोना के लिए तो फिजिकल इम्यूनिटी चाहिए, आर्थिक इम्यूनिटी भी चाहिए देश को। अनुभव चक, एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल रिंग में बहस को उतारूंगा। लोग सोच नहीं पाते, प्रेशर भी होता है जो लीड करता है। वो कहते भाई पहले ये डॉक्टरों का इंतजाम करो, अस्पताल, आइसोलेशन सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर, यहां शांति बनी रहे, बाद में देखेंगे रोजगार। एक जनरल एटीट्यूड यही होता है देश भर में, दुनिया भर में। लेकिन उसी समय जिस दिन इस बात की चिंता हो रही है कि क्वारंटाइन सेंटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसी समय ये चिंता हो रही है कि भाई लघु उद्योग वालों को बुलाओ, वो खादी में 5 लाख लोगों को समायोजित करना था, उसका क्या हुआ। ये जो एक समानांतर युद्ध स्तर पर कार्य चला, जिसका परिणाम आज दिख रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी अमिताभ जी, बेहद ही प्रशंसनीय कार्य है ये। वाकई में हतप्रभ कर देने वाला ये एक आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी कार्यशैली से सबको परिचित होने का मौका मिला। आपकी आवाज आज से 3 महीने पहले जब हम सब ये सोच रहे थे। जी ठीक है, आगे जी बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। जी। आज से 3 महीने पहले जब हम सब ये सोच रहे थे कि इस कोरोना से किस तरीके से निपटा जाएगा, कैसे जान माल की अपनी हिफाजत करी जाएगी, उस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नज़ीर पैदा करी कि हमारी जान माल की भी हिफाजत करी और साथ ही साथ हमारे लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए। दोनों ही बहुत ही काबिल तारीफ काम उनके हैं और इसके लिए उनको जितनी बधाई दी जाए कम है। और ऐसा वो करने में इसलिए सक्षम है कि उनका एक नज़ीर और थी। जिस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ था, उन्होंने उसी समय दिखा दिया था कि वो योगी होने के साथ साथ जो भी उनके ऊपर दायित्व होता है उसका अनुपालन करने में, उसको निभाने में किस हद तक जा सकते हैं। एक बेटा अपने पिता की अंतिम यात्रा में या उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने ना जाकर इस प्रदेश में जो उसके 23 करोड़ निवासी हैं उनकी चिंता कर उनको कैसे बचाया जाए कोरोना से, उसके लिए मीटिंग करता दिखाई दिया। उनकी सोच को परिलक्षित करता है। ठीक बात अनुभव चक। एक टिप्पणी करके मैं मनीष शुक्ला के पास जाऊंगा। एक बात सच है, बाकी राजनीतिक दलों को इस बात को समय की शिला पर लिखे आलेख की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। 24 घंटे 365 दिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे तो अब देश की राजनीति में प्रासंगिक रहेंगे। अब कभी कभी वाला दौर चला गया। फेटा कसके 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहेंगे तब ठीक है। और अगर ये होगा कि नहीं, आई एम सो टायर्ड, आई वांट रेस्ट, और फिर 1 महीना गायब हो गए, अब वो जमाना चला गया, वो नहीं मिलने वाली ट्रेन। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है। एक बड़ा महल है, वो केवल 3 महीने खुलता है 5 साल में चुनाव के। क्या परिस्थिति बन गई? ट्विटर ही बचा, ट्विटर के अलावा कुछ बचा नहीं। ये तो जान ही लो। 24 घंटे 365 दिन होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद सब में सक्रिय रहेंगे तब तो अब चलेगी राजनीति। इतना मॉडल तो सेट हो गया भाई।
मनीष शुक्ला, ये तो बीच में यूं ही एक टिप्पणी आगे, बड़ा काम हुआ, बड़ी चुनौती भी थी, और उत्तर प्रदेश की ओर सब लोग देख भी इसलिए रहे थे कि महाजना एन गतः स पंथा, देश का सबसे बड़ा राज्य कैसे अपने को संभालता है, स्वाभाविक एक उत्सुकता होती है। रोजी रोटी और जान, जिसको बहुत पहले शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान भी जहान भी, उसमें एक साथ संतुलन स्थापित करके और आंकड़ों के द्वारा इस बात को पुष्ट कर दिया आप सरकार ने कि कोरोना का प्रबंधन अन्य राज्यों से बेहतर और रोजगार सृजन का में प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर। फिर भी आपके विपक्षियों को ऐतराज है भाई, अभी बोलेंगे पांडे जी, विवेक जी तो आप सुनेंगे ही। आज भी प्रदर्शन हुआ है, कल भी प्रदर्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में। देखिए अमिताभ जी, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान में का आज शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पहले जो लाभार्थी थे उनसे वार्ता किया कि भाई आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला, मिला तो कितना कमाते हैं, जहां रहते थे वहां से कैसे आए, आने के बाद क्वारंटाइन सेंटर की क्या व्यवस्था थी। तमाम वार्ता करने के पश्चात, औपचारिक वार्ता करने के पश्चात देश के प्रधानमंत्री ने गदगद होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व वर्ग और उत्तर प्रदेश की जनता की जमकर तारीफ की। और जब तारीफ की तब वो आंकड़ों में गए, यानी उन्होंने पहले लाभार्थियों से वार्ता किया, सबके सामने वार्ता किया, उसके बाद वो आंकड़ों में गए। और जो बात हम लोग लगातार कहते आए कि कोरोना के खिलाफ जो जंग उत्तर प्रदेश लड़ रहा है उसमें कोरोना की गति को भी धीमे रखा, जो लोग पीड़ित हुए उनको राहत पहुंचाया, जो कामगार श्रमिक देश के विभिन्न भागों में रहते थे उनकी सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित किया गया। इसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा कि जब हम लोग उस समय बात कहते थे कि जो श्रमिक आ रहे हैं उनका हम स्किल मैपिंग कर रहे हैं, उनके डेटा हम तैयार कर रहे हैं, जिससे किसकी क्या मेधा है वो सरकार के पास वो डेटा होना चाहिए। तो आपको ध्यान में होगा उस समय भी मजाक उड़ाया जाता था। और आज जब इस अभियान के तहत 1,25,00,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया, स्वयं प्रदेश और देश की जनता ने देखा कि आपदा काल को अवसर काल में बदला गया। जो श्रमिक आए उनको लाया ही नहीं गया, उनको अपने घर में, अपने प्रदेश में रोजगार मुहैया हो, इसके लिए सरकार ने जो योजना बनाई थी विस्तृत, उसके तहत काम करते हुए आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि हम कामगार श्रमिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश में हमने ये रोजगार उपलब्ध कराया है। एक नारा हमने दिया था कि हर हाथ को काम, हर घर को रोजगार। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हम लोग भी लगातार बार बार कहते रहे, मुख्यमंत्री जी बताते रहे किस तरीके से 42 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। एसएमई सेक्टर में आप एक चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रात में 8 बजे भारत सरकार घोषणा करती है कि एमएसएमई सेक्टर को ऋण दिया जाएगा और 12 घंटे से भी कम समय में सवेरे 1000 करोड़ रुपया एमएसएमई सेक्टर को उत्तर प्रदेश बांट देता है। यानी हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो बात कहते थे कि पूर्व योजना पूर्ण योजना, और सरकार ने पूर्ण योजना बनाकर रखी थी। और जो हम 3 साल से भी काम कर रहे थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस एक्सपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, तो इन सब चीजों की जो तैयारी थी वो इस आपदा काल में काम आई। और योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आज ये गौरव हासिल किया है कि आपदा काल में 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार मुहैया कराया है। हमको लगता है इसमें सबको प्रसन्न होना चाहिए, सबको गौरव का अनुभव करना चाहिए। उत्तर प्रदेश आज इस स्थिति में आ गया है कि आज वो देश को राह दिखा रहा है। जी ठीक बात है, पूछ लेते हैं के पांडे जी, कुछ चीजें दृश्य है सामने है, पटल पर है, उनके आंकड़े हैं, उनका सत्यापन है और देश के बाकी राज्यों की परिस्थितियां भी सामने हैं। आज के दौर में कुछ छुपता नहीं, सब कुछ आंकड़ा सामने होता है,
सिंगल क्लिक पे। कोई सरकार को छुपाना भी चाहे तो अब वो सब दौर बीत गया, अब फाइल में तो कुछ है ही नहीं, अब तो सब सार्वजनिक है। बाकी राज्यों की स्थिति भी, परिस्थिति हम देख रहे हैं, वहां कैसी हाय हाय पड़ी है, और उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे भी देश के सामने उत्तर प्रदेश को लेकर। आप कैसे देखते हैं कोरोना से लड़ना और कोरोना के कारण प्रभाव डिरेल हुई अर्थव्यवस्था को फिर से गतिपूर्वक पटरी पर लाना, ये जो दो लक्ष्य साधे गए, इनको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? अमिताभ जी का काफी रिहर्सल हुआ जी, और किस तरह से ग्रामीणों से, मजदूरों से, श्रमिकों से बात करनी है और किस तरह से तारीफ करनी है, ये सब रिहर्सल कल हुआ। और 1 करोड़ का जुमला भी फिर से लॉन्च हुआ, ये नया जुमला 1 करोड़ का फिर से लॉन्च किया गया। और आपने तो अपनी टिप्पणी में काफ़ी कुछ अच्छा जो प्रदेश की बातें थी, जो मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी ने कहा, चूंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पद बड़ा गरिमामय है, उस पद का सम्मान है, इसलिए मैं उस पद के सम्मान में कुछ नहीं कहूंगा। नहीं तो मैं जरूर कहता कि संता ने बनता की पीठ थपथपाई, इतना मैं जरूर कहता। लेकिन चूंकि वह सम्मानित पद है, देश का पद है, आपके भी प्रधानमंत्री मेरे भी, आपके भी मुख्यमंत्री मेरे भी, इसलिए उस सम्मान के खिलाफ यह शब्द मैं कह नहीं रहा। अच्छा। और इस संकट काल में आपदा को अवसर में सच में इस सरकार ने बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ही आपदा देश के ऊपर आई, सरकार ने पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी करके किसान, मजदूर, श्रमिक की कमर पे हथौड़ा मारा। और आज डीजल जो छोटा भाई हुआ करता था पेट्रोल का, आज वह बड़े भाई और घर के मालिक के रोल में आ गया। आपदा को इस सरकार ने अवसर में बदला। जो कम्युनिटी किचन चल रहा था इस प्रदेश में, कम्युनिटी किचन में मेरा दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का 1 रुपया भी अलॉटमेंट कम्युनिटी किचन के नाम पे नहीं हुआ है। जिन ठेकेदारों व जिनके जिम्मे किया गया वह कम्युनिटी किचन चलाए, जितना बढ़िया चलाए होंगे आप बेहतर जानेंगे और हमारे पैनलिस्ट बेहतर जानेंगे। दूसरी चीज, 30 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश से, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, आजकल चैनलों पे हम लोग कहने लगे हैं, जो दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश अपने घर वापस आए, और जिन राशन के कोटेदारों को राशन जो इस आपदा के पहले दिया जाता था उससे 1 ग्राम की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। और इस सरकार ने कहा कि आप उसी में इस 30 लाख को भी एडजस्ट करिए। पांडे जी ठीक है, मैं विवेक साइलस, ठीक है पांडे साहब एक सेकंड रुकिए, मैं विवेक साइलस को भी बहस में ले आऊं, पूरा कर देते भाई जल्दी करिए, है ना। मैं समाजवादी पार्टी को भी बहस में ले आऊं तो थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा। पूरा तो कर लेने दीजिए, चूंकि आपने काफी जी नहीं, मुझे तो मुद्दे नहीं, आपने जिस तरह से इस सरकार की उपलब्धियां बताई है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन उसी उपलब्धि में आप इन्वेस्टर मीट, डिफेंस एक्सपो और चंदौली में प्रधानमंत्री के भाषण, शिक्षा मीट और जितने जिस तरह से और लोग थे, सारे मोर्चा अनुदेशक, उन लोगों का भी जिक्र अगर आपकी टिप्पणी में आता तो इस बहस में और मजा आता। ठीक पांडे जी, ठीक है। शिक्षा मित्रों पर मैंने जितनी बहस की, नौकरियों पर उतनी तो कांग्रेस ने नहीं की, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने नहीं की होगी चर्चा जितनी अमिताभ अग्निहोत्री ने की है। हमको कोई मत बताओ भाई कि क्या मुद्दा उठाना चाहिए क्या नहीं। कांग्रेस को चैलेंज देने की स्थिति में तो आप नहीं है अमिताभ जी, अब नहीं है, इसलिए हमको ना बताओ, ये भाजपा को बताओ। वहां तक ठीक है पांडे जी, भाजपा का प्रवक्ता तो कम, ठीक आप स्वयं होकर बात कर रहे हैं। ठीक है विवेक साइलस, आपका बड़ा सम्मान करता हूं, ठीक अच्छी, भाजपा मैं भी आपका सम्मान करता हूं भाई, ठीक है पांडे जी, रुकिए महाराज। विवेक साइलस, आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, पेट्रोल डीजल पर मैं देख रहा हूं, एक टिप्पणी कर दूं फिर आपको देता हूं मंच। भारत के किसी भी राज्य ने अपने बढ़े हुए टैक्सेस कम नहीं किए, वो किसी पार्टी की सरकार हो वहां, और सब कह रहे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ गए। आज हर मुख्यमंत्री इंपावर्ड है, 5 मिनट में दाम घटा दे, क्या दिक्कत है। राजस्थान घटा सकता है, महाराष्ट्र घटा सकता है, दिल्ली घटा सकता है, केरला घटा सकता है,
नहीं, लेकिन जनता को अपने अपने ढंग से लोग घुमा रहे हैं। खैर, मैं आपके पास आता हूं, ये विवेक साइलेस। जी अमिताभ जी, देखिए जहां तक पेट्रोल और डीजल की बात है, मोदी जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू ये चलता है, इसमें कोई हस्तक्षेप कहीं से हो नहीं सकता। और सबसे बड़े दुख की बात तो अमिताभ जी आज ये है कि क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि हिंदुस्तान, जबकि ये कोरोना आपदा के बाद आर्थिक आपदा भी झेल रहा है, उसके बाद भी केंद्र की सरकार पेट्रोल और डीजल को लगातार 16 दिनों से बढ़ाए चले जा रही है। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था अमिताभ जी सुबह, वहां उसमें फ्रंट पेज पे निकला हुआ था कि लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली जो ट्रक है, छोटी ट्रक है, उनका जो भाड़ा है वो 1000 रुपए बढ़ गया है, और बड़ी ट्रकों का जो भाड़ा है वो 2500 रुपए बढ़ गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए। आप चुनाव में आने से पहले कहते थे, और आप खुद विपक्ष पे, उस समय आप विपक्ष पे थे और सवाल उठाते थे कि पेट्रोल दाम क्यों बढ़ रहा है। उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, इनके मंत्री थे, जो उस समय मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करने के लिए बात करते थे। आज वो कहां है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, जनहित को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पे आएगी, आंदोलन करेगी और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम करेगी। बिल्कुल, आपने बात की नौकरियों की, तो नौकरी 2 करोड़ नौकरी देने की तो मोदी जी ने पहले भी बात की थी। उन 2 करोड़ नौकरियों की क्या हुआ? आपने बात की कोरोना की, आप जल्दी कोरोना पे ही आ जाते हैं। आपने कोरोना पे बात की, मैं तो उस समय सरकार को मानूंगा जब कम से कम कोरोना का जो ग्राफ है वो इंक्लाइन ना हो के कम से कम स्टेबल हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, तब मैं मानूंगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है। ठीक है, तब मैं आपको यही बताना चाहिए था। विवेक साइलेस, आपके आगरा के मेयर, आपके भारतीय जनता पार्टी के आगरा के मेयर, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है कि आगरा वुहान होता जा रहा है। ठीक, तब मैं आपको भी बुलाऊंगा, सारे एक बहस रखूंगा जब कर्व जो है वो डिक्लाइन करने लगेगा। और जितनी मुझे चिकित्सा विज्ञान के लोगों से बातचीत करके, ठीक है, समझ, ठीक है भाई, रुक जाओ। मैं ये बात जरूर शेयर कर दूं, कोरोना को लेकर मैं भी उतना ही चिंतित रहता हूं जितना राजनेता है। मैंने जितने भी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों से बात की है, सब में इस बात को लेके यूनानिमिटी है, एक राय है कि 15 जुलाई एक वो समय होगा जिस वक्त कोरोना पीक पर होगा, क्योंकि एक्टिव केसेस का बढ़ने का जो परसेंटाइल है वो 27 से हो गया 2.2। जिस दिन ये 0 हो जाएगा उसी दिन पीक हो जाएगा, और पीक पहले पीक और देन डिक्लाइन। और अभी तक का जो रोड मैप है वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर प्रोजेक्शन, वो ये है कि 15 सितंबर यानी पीक पर पहुंचने के 2 महीने बाद ये रेखा फ्लैट हो जाएगी। इसका इंतजार करिए। ये किसी पार्टी का प्रोजेक्शन नहीं, किसी बाबू का प्रोजेक्शन नहीं, किसी नेता अभिनेता पत्रकार का प्रोजेक्शन नहीं, ये वैज्ञानिक लोगों का प्रोजेक्शन है। इस पर थोड़ा यकीन भी रखें हम लोग और चीजों को उसी गति से देखें। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, चर्चा रोजगार अभियान को लेकर जारी है। हम सबसे बड़े सूबे वाले हैं, हम गंगा जमुनी तहसील वाले हैं, हम हैं सियासत के सिकंदर, हम यूपी वाले हैं, हमें चाहिए खरी खबर। देखिए प्राइम टाइम यूपी रोजाना शाम 7 बजे। खबर सरोकार के लिए, खबर रोजगार के लिए, खबर तरक्की के लिए, खबर खुशी के लिए। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए।
यूपी में रोजगार अभियान की शुरुआत पर चर्चा चल रही है। सीधे अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। मनीष शुक्ला भाई, आपके जो राजनीतिक विरोधी दल हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, उन्होंने बहुत सारी आपत्तियां जताई, बहुत सारे आरोप लगाए। पहले तो उनका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, फिर बाकी में भट्ट साहब और अनुभव चक के पास चलूं। पॉलिटिकल रिंग का वो समाप्त करके कोर्स, फिर राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक जानकारों से कुछ चर्चा करूं, क्योंकि राजनीतिक लोगों के बीच तो बहस एक ही रंग की होती है। हाँ देखिए अमिताभ जी, राजनीतिक पार्टियों विशेषकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद से, जब से इनके हाथ से सत्ता गई है, तो तब से लेकर आज तक 6 साल से इन्होंने कोई सकारात्मक बात की हो तो आप बताइए। मैं एक एग्जाम्पल जी, तो कोरोना की अगर बात करें, 8 मई को राहुल गांधी जी का बयान और 26 मई को राहुल गांधी जी का बयान, मैं सब बताऊं। 8 मई को कहते हैं कि भाई जो ग्रीन जोन है वही ऑरेंज जोन है, वही रेड जोन है, कोरोना जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसको ओपन होना चाहिए। 26 मई को जब सरकार निर्णय लेती है कि नहीं अब अनलॉक की तरफ बढ़ना है, तो कहते हैं कि अनलॉक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। अब बताइए, ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति की जो के गैर जिम्मेदाराना बयानों पे क्या प्रतिक्रिया दी जाए। चाइना का इशू चल रहा है देश में, चाइना से इनका क्या प्रेम है। 2008 में इन्होंने क्या एमओयू किया, 2005-6 में पीएम केयर फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया। यही रायबरेली में सम्राट साइकिल की जमीन को किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था। तो इन लोगों से चर्चा क्या किया जाए जिन्होंने देश हित को भी सामने नहीं रख पाते अपने राजनीतिक प्रतियोगिता के सामने। समाजवादी पार्टी ने भी आपत्तियां जताई है भाई। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। ऐसा है कि पहले तो कांग्रेस की बात करें, क्योंकि देश स्तर पर तो उन्हीं से बात हो सकती है जी। तो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान इनके हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा के 4 बयान विज्ञापन का ठेका होता है। इन्होंने कहा कि एसएसपी जयशंकर का बेटा, जो विदेश मंत्री का बेटा बैठा उस कंपनी में जो है आज चाइना से डोनेशन आता है, गिरफ्तारी की थी, जबकि वो जांच एसटीएफ कर रही थी। 18 बार चाइना से दिल्ली आपका प्रधानमंत्री जाता है। 9 बार 9 बार गया, 18 बार टोटल बात। उनको कोरोना हो गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए 5 बार, प्रधानमंत्री रहते हुए 4 बार चाइना जाते हैं मोदी जी। 40 दिन जेल में रहे और जब अभी विजय रूपाणी जमीन देते हैं चाइना को उच्च न्यायालय की टिप्पणी आपको ध्यान निवेश करने के लिए। क्या नहीं कहा उच्च न्यायालय ने? कहा कि ये अरे देश को मत बेचो भैया भाजपा वालों, देश तुम्हारा भी है हमारा भी है, इस देश सबका है, देश के साथ सौदा मत करिए। श्रीमती प्रियंका हिंदुस्तान के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री जिसके बयान को पीएमओ काटता है, पीएमओ खंडन करके स्पष्टीकरण देता है, ये पहले प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं। पीएमओ ने क्लैरिफाई किया, क्लियरफाई खंडन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा 15-16 की घटना में उनका बयान आया, खंडन नहीं हो गया। तो ये परिस्थितियां है। आपदा को अवसर में इस तरह समाजवादी पार्टी की बात करें, इतना बड़ा कोरोना काल चला, जब देश के साथ समझौता मत करिए। तो एक राजनीतिक और सामाजिक संगठन होने के नाते श्री अखिलेश यादव जी का क्या दायित्व था? एक फोटो अमिताभ जी अगर आप दिखा दीजिए कि श्री अखिलेश यादव जी निकले हो, या इनका एक टेंट बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने लगाया हो कि कोरोना काल से हमारे पीड़ित भाई बहन आ रहे हैं। अरे भाई, जो महाराष्ट्र से चल के आ रहा है, जो पंजाब से चल के आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आपका भी भाई बंधु था, अगर आप मानते हो, सबका है, राजनीति करते हो। लेकिन एक कैंप इन लोगों ने नहीं लगाया। आज उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6,730 है मात्र। 13,119 लोग उपचारित होकर घर जा चुके हैं और 19,000 से ज्यादा रोज टेस्टिंग की व्यवस्था है। उतनी टेस्टिंग की व्यवस्था है जितना दिल्ली में टेस्टिंग की व्यवस्था है। अभी पांडे जी ने कहा कि डीजल बड़ा भाई हो गया। डीजल बड़ा भाई क्यों दिल्ली में हुआ है? पांडे जी से पूछिए कि लखनऊ में पेट्रोल और डीजल का क्या भाव है। डिबेट तो आप कर लेते हो भैया, हाँ बता दो तो मैं चैलेंज करता हूं कि डीजल और पेट्रोल का क्या भाव लखनऊ के अंदर आज है।
है। दिल्ली टाइम लीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मनीष पांडे, मनीष शुक्ला, रुकिए, विवेक साइलस, अरे रुको भाई, के पांडे, रुकिए पांडे जी, रुकिए, पांडे जी की आवाज बंद करिए अभी। विवेक साइलस ओनली जी, रिस्पॉन्ड करिए भाई, विवेक जी जल्दी से। जी, मैं उम्मीद करूंगा, मैं शुक्ला जी के बीच में नहीं बोला, मैं एकदम गंभीरता से उनको जी। देखिए अमिताभ जी, जब कोरोना वाला काल, जब कोरोना का काल चल रहा था, जिस तरह से अनप्लैन्ड वे में मोदी जी ने रात में 8 बजे आके बोला कि कल से लॉकडाउन, और जिस तरह से मजदूरों को परेशानी हुई, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जमीन पे था, हाईवे पे था, लोगों को खाना खिला रहा था। आपने भी इस बात को चलाया कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारी पूर्व सांसद माननीय अखिलेश जी की जो पत्नी है डिंपल यादव जी, वो खुद निकली, उनकी 15 साल निकले, ये यहाँ बैठ के क्या बात कर रहे हैं ये? ठीक है, 1 मिनट शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आप प्रवक्ता है, डिबेट कर। आज मोदी जी आए, आपने अमिताभ जी एक बात बहुत अच्छी कही कि उत्तर प्रदेश सबका है। हाँ, सबका है। आपने एक बात कही, उत्तर प्रदेश सबका है। आज मोदी जी उत्तर प्रदेश को संबोधित कर रहे थे, तो जरा पशुपालन घोटाले में भी बोल देते कि वहां क्या हो गया। वहां तो एसएसपी का आपने ट्रांसफर कर दिया। बनारस में बात कर देते, सुप्रिया जी ने आपके गोद लिए हुए गांव को दिखा दिया, आपने उनके ऊपर एफआईआर कर दी, वो भी बता देते। जी। कानपुर में 57 बच्चियों के साथ क्या हुआ, उस पर भी प्रकाश डाल देते। भाई रोकिए, आप राजनीतिक लोगों को बंद करिए। मैं बात करूंगा वीरेंद्र भट्ट और अनुभव चक से। विवेक साइलस और मनीष शुक्ला, दोनों की आवाज रोकी भाई अभी फिलहाल। ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और ये झांव का कोई अंत नहीं है ना। मैं राजनीतिक लोगों से मालूम सबसे ज्यादा खिन्न तब होता हूं जब वो इतनी तेजी से 360 डिग्री पर टर्न ले जाते हैं, गजबे करते भाई, गजब करते हैं। बोले जी फलानेबाज ये भी बता देते, फलाने ये भी बता देते, और जब आप उस कुर्सी पर बैठते हो तो आप पैमाना खर्च बदल देते हो। नपना एक रखो तो नैतिक साहस रहेगा। सरकार से सवाल पूछने का हक है हमारा, बिल्कुल है महाराज, मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल है, लेकिन वही नपना रहना चाहिए, करना, वही नपना के ऊपर सवाल उठना भाई, क्या विपक्ष का हक है कि नहीं? ठीक, मैं वही कह रहा हूं, नपना एक रखो, ठीक है भाई। रुकिए, वीरेंद्रनाथ भट्ट, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आर्थिक दृष्टि से आप क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? अरे भाई, अभी एक राजनीतिक दल को आपने समय नहीं दिया जी। भट्ट साहब, आवाज नहीं आई आपकी। मैं ये कह रहा हूं आगे का कोर्स ऑफ एक्शन आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, जैसा अभी आपने स्वयं कहा कि जुलाई 15 के बाद तक ये कोरोना का पीक पीरियड है और सितंबर से ये कर्व फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, और हम ये मानते हैं कि ये सावन के महीने से चतुर्मास शुरू हो रहा है, त्योहारों का समय प्रारंभ हो रहा है, और अक्टूबर नवंबर में दिवाली दशहरा है, उसके बाद से कौमी रिकवरी होगी। और ये जो आपके पॉलिटिकल पार्टी के गेस्ट हैं, ये तो सदैव वन अपमैनशिप के गेम में इन्वॉल्व रहेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के पास केवल एक ही अब उद्देश्य है कि उसका श्रेय लेना, बस भेज देना, हमने बस भेजी, तुमने नहीं भेजी, क्यों नहीं भेजी। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये मुझे कहने में थोड़ी हिचक होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी की अब टॉप प्रायोरिटी नहीं है। अपना इंटरेस्ट जो है टॉप प्रायोरिटी है। केवल सेल्फ सर्विंग रेटरिक, रेडिकल जार्गन कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, शिक्षा मित्र का घोटाला हुआ, ठीक हुआ। बीएसपी सरकार के समय सीपीएमटी में घोटाला हुआ, उसके पहले संघ लोक सेवा आयोग में घोटाला हुआ, सपा सरकार में लोक सेवा आयोग में घोटाला हुआ। किसी दल ने आज तक ये मांग नहीं की कि प्रशासनिक रिफॉर्म किया जाए, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो अकाउंटेबल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति ना हो। बस केवल हम अगर विपक्ष में हैं
तो हम ये कहेंगे तो ये और केवल आरोप लगाएंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि किसी यही समस्या का त्रासदी राष्ट्रीय है, हल यही क्या होना राजनीति चाहिए। की भारत में मुझे खूबसूरती लोगों कह से- लीजिए, त्रासदी तो कह लीजिए, है ये यही। समय चलिए संकट ठीक है काल मेरे है। भाई, मैं अनुभव चक ये के पास कोरोना चलूंगा। को नोटिस देने अनुभव नहीं चक, आया था कि हम यहाँ ठीक है, हम मार्च भट्ट साहब 2020 को आ रोकूंगा। रहे हैं। अनुभव चक, सरकार की जो प्रशासनिक क्षमता आने है, वाले जो institutional एक साल में कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही काम ठीक है होगा भट्ट ना। साहब, रोकूंगा अभी। अनुभव चक, आने वाले एक साल में उत्तर प्रदेश का क्या परिदृश्य आपको विजुअलाइज होता है, आपकी नजर में आता है? देखिए अमिताभ जी, जो आज की तारीख में हम हालात देख रहे हैं, अभी हमारे जो राजनीतिक साथी थे उन्होंने एक दूसरे पे काफ़ी टीका टिप्पणी की कोरोना के बारे में और नारेबाजी के बारे में, लेकिन जो मुझे ज़मीन पे दिखाई दे रहा है कि आज से 2 महीना पहले सड़क पे निकलते समय आदमी डर रहा था, लेकिन आज की तारीख में बाजारों में भीड़ है। उनके अंदर ये विश्वास है कि जो हमारी सरकार व्यवस्थाएं कर रही हैं उन पे चल के उनका पालन करके हम कोरोना पे जीत भी जाएंगे। अगर हमें कोरोना से संक्रमित हो भी गए हैं तो हम ठीक होके आ जाएंगे, इसलिए हम अपना व्यापार भी कर सकते हैं, अपना काम धंधा भी करने के लिए निकल सकते हैं। और इस जो सरकार की व्यवस्थाओं की वजह से आपके अंदर आत्मबल बढ़ा है या विश्वास बढ़ा है, ये हर बीमारी पे विजय पाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आने वाले एक साल में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छा माहौल दिखाई देगा। जो ये विश्वास जगाया है, जो अन्य देशों की सरकार नहीं जगा पाई अपने नागरिकों के अंदर, ये इसको एक उपलब्धि मानना चाहिए हमारी सरकारों के लिए। और जो हमारे अभी पूर्व के साथी आंकड़ों की बात या नारों की बात कर रहे थे, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं की सरकारों ने कभी गरीबी हटाओ की बात करी थी और कभी ये भी नारा खूब तेज चला था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। तो नारे तो तब तरह तरह के देश में प्रचारित करे गए हैं। ठीक है अनुभव चक साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी और इस अभियान के जरिए लाखों लाख उन युवाओं को, उनकी उम्मीदों को पंख तो जरूर लगे होंगे। जी, राजनीतिक लोग इस बात का चिंतन कभी नहीं करते। मैं सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं कि आपके वक्तव्य टीवी के जरिए ननकू और रज्जाक के कान में जाते हैं और जब उनमें सत्यता कम होती है तो बड़ी विद्रूप स्थिति पैदा होती है आपके बारे में। हर राजनीतिक दल के सदस्य जोड़ लो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, बाकी छोड़ो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और पीस पार्टी अयूब साहब की छोड़ दो, इन्हीं 4 का जोड़ लो। इनके दफ्तर से जो क्लेम करते हैं 4-5-6 करोड़ सदस्यों का क्लेम करते हैं ना, और कहते हैं एक एक बच्चा हमारा सड़क पर था सेवा में। 6 करोड़ आदमी सड़क पर सेवा कर रहा था कोरोना में। इसका मतलब हम उत्तर प्रदेश में नहीं रहते, यह हमको नेत्र दोष है। लोग देखते नहीं क्या, अंधे हैं क्या? आपको त्याग बताना नहीं पड़ेगा। आप त्याग करेंगे तो जिसके लिए करेंगे वो अपने आप आभार व्यक्त करेगा। गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक जय जयकार हो जाएगी। क्या हो रही है जय जयकार? और अगर राजनीतिक दल इतनी सेवा में मगन थे तो ये सामाजिक संगठनों ने, किसी ने चप्पल बांटी, किसी ने जूते बांटे, किसी ने सत्तू बांटा, किसी ने गमछा बांटा, वो जानवरों को खिला रहे थे। ऐसी बातें मत किया करिए, घायल मन को और घायल मत करिए कि ना जी हम तो गरीब के लिए तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, प्राण त्याग दिया, हम दधीच हो गए। ननकू को रतौंधी नहीं है, रज्जाक को रतौंधी नहीं है। चुनाव में बता देता है ना, सारी टीवी की बहसें गायब हो जाती है फिर चुनाव में। तब ननकू की आत्मा जो कहती है, रज्जाक की आत्मा जो कहती है, वहां अंगूठा लगता। क्या सच नहीं है? उंगली कटा के भगत सिंह मत बनो। मैं एक बात कहता हूं, नपना एक रखो, बार बार मैं बोलता हूं। अगर किसी देश में हम ट्रंप की आलोचना करते हैं, क्यों? कि ट्रंप ने कोरोना का मैनेजमेंट ठीक नहीं किया, नाश कर दिया। अच्छा जी, हम राज्यों की आलोचना करते हैं पार्टी के आधार पर। वहां का मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दिया, केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया दिल्ली।
अरे केजरीवाल फैला रहे कोरोना, लेकिन अगर किसी राज्य ने कोरोना में अच्छा प्रबंधन किया तो हमारा उत्तर क्या होता है, इसमें सरकार का क्या मतलब। अच्छा, खराब हो तो सरकार, और अच्छा प्रबंधन हो तो बोले इसमें सरकार का क्या लेना देना भाई, ये तो परमात्मा की कृपा है। नहीं, एक नपने से कपड़ा नापो, अपना कुर्ता भी और दूसरे का कुर्ता कपड़ा भी। इतनी कृपा तो करो, इतनी पारदर्शिता तो रखो, इतनी ईमानदारी तो रखो। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, रोजगार का मसला है, के भाई कह रहे हैं जुमला है, विवेक साइलस जी का दूसरा तर्क है, अनुभव जी का तीसरा तर्क है, भट्ट साहब का चौथा, मनीष भाई का पांचवा। मैं कहता हूं मीठा गुड़ खाएगा आदमी तो गूंगा भी होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि उसको गुड़ अच्छा लग रहा है ना। उसको राजनीतिक वक्ताओं की जरूरत नहीं, जिसको काम मिला होगा उसको किसी पार्टी की सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या। अस्पताल में व्यवस्था ठीक है तो पूरे इलाके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टियां क्या कह रही हैं, वो लोग खुश हैं, वो कह रहे भाई व्यवस्था ठीक है। और व्यवस्था खराब हो और सारी पार्टी कहे बहुत अच्छी है तो भी नहीं मानती जनता। ये तो राजनीतिक दलों को गलतफहमियां हो जाती हैं अमा। और एक बात और कहूंगा, बात थोड़ी कड़वी है, सारे राजनीतिक लोग हैं, चुनाव जो सरकारें चुनाव हारती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मित्र, उनकी राज्य सरकारें ले लो उदाहरण के लिए, उनके यहां भी 4-6 महीने पहले विज्ञापन तो यही आता है कि सब कुछ दुरुस्त हो गया, बिल्कुल स्वर्णिम काल चल रहा है, यही ना विज्ञापन दिन भर चलता है। फिर जनता क्यों हरा देती, क्योंकि जमीन पर नहीं हुआ होता है। तो अगर जनता का मैंडेट मिल रहा है तो मैं मानता हूं काम हुआ। जनता का मैंडेट नहीं आया तो काम नहीं हुआ, फिर फाइलों में हुआ होगा, ये तथ्य जान लीजिए। विज्ञापनों से, पार्टी के प्रवक्ताओं के वक्तव्यों से, प्रेस रिलीज से जनमानस नहीं बदलता। मेरे पेट में भूख है तो मुझे पता नहीं होगा, इसलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में अगर वायुमंडल बदला है तो ये सबके लिए संतोष का विषय नहीं है क्या। हमको जीना यहां है, मरना यहां है, ये हमारी जमीन है, इसमें हमारे बच्चों के हाथ में रोजगार आया। मुझे याद है कोरोना काल में एक बार योगी जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 1000 रुपया 2000 रुपया महीना ट्रांसफर करने वाला मामला है या अनाज देने वाला है, ये इसका विकल्प नहीं, रोजगार ही इसका विकल्प है, तभी इस संकट से हम लोग पार होंगे। ठीक बात थी, ये दान दक्षिणा से थोड़ी ना चलता है अर्थव्यवस्था। भट्ट साहब ठीक कह रहे, अगर हमको उत्तर प्रदेश में मांग पैदा करनी है, बड़ी फैक्ट्री चालू करने के, उनके उत्पादन के लिए, तो उसके लिए गांव में क्रय शक्ति पैदा हो करनी होगी। क्या शहर के लोग सामान खरीद के उद्योग चला लेंगे? नहीं, ये बड़े सवाल थे। और अगर ये सवाल हल हो रहे हैं तो इसमें क्या समस्या है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बने तो उसकी आलोचना इसलिए करूं कि समाजवादी पार्टी ने बनाया, और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूं कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा तो उसकी आलोचना इसलिए करूं कि ये बीजेपी बना रही है। ना जी ना, वो राजनीति वाले लोग करें, दंड-फंद मेरे बस का नहीं। ना मैं हर काम के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराता हूं, और ना मैं ये कांग्रेस का मामला है इसलिए इस पर ना बोलूं, ऐसा भी नहीं मानता ना। काले को काला और सफेद को सफेद कहने की साहस रखता हूं। मुझे प्रसन्नता हुई, और एक बहस में इसी मंच पर मैंने एक बार कहा था, उसमें हृदय जी हमारे साथ थे, हृदय नारायण दीक्षित जी। सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखाई देती है, इस देश में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 15-15 साल के मुख्यमंत्री पद का अनुभव है, 15-15 साल का। उनके राज्यों का प्रदर्शन जाके देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ तो कभी मंत्री भी नहीं रहे थे, जाके देख लीजिए।
देश विदेश घूमे हुए मुख्यमंत्री हैं जिनका ग्लोबली एक्सपोजर है, उनके यहां देख लीजिए परिस्थितियां क्या हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए परिस्थितियां क्या हैं। जी, अगर कोरोना नियंत्रण में आया, ये छोटी उपलब्धि है, या इसमें भी पार्टीबाजी हो कि भाई भाजपा के काल में क्यों नियंत्रण में आ गया इसलिए नहीं बोलेंगे, ये कोई तर्क है क्या? अनियंत्रित हो जाता कोरोना तो बोलते ना सब लोग छत पे खड़े होके, तो नियंत्रण में आए तो भी प्रसन्नता व्यक्त कर दो, इसमें संकोच क्यों? अपने प्रदेश के विकास की बात हो, अपने देश के विकास की बात हो, उसमें राजनीतिक गांठों को थोड़ा खोलिए, मन को थोड़ा बड़ा करिए। विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, उस अधिकार का लोकतंत्र में सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई सरकार कभी अच्छा काम करे तो 365 दिन हम आलोचना ही करेंगे, ये भाव भी ठीक नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी, के पांडे जी, विवेक शैलेश जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, अनुभव जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उत्तर प्रदेश में लाखों लाख वो युवा जो मौजूदा वक्त में इस योजना के जरिए, रोजगार अभियान के जरिए उनके जो सपने थे उन सपनों में जरूर पंख लगे होंगे। और ये इतना आसान भी नहीं है, एक तरफ कोरोना काल और कोरोना काल में लोगों के लिए रोजी और रोटी की व्यवस्था करना। करीब 38 लाख से ज़्यादा लोग वापस आए हैं उत्तर प्रदेश, और ऐसे में उनकी रोजगार की व्यवस्था करनी है। सरकार ने 30 लाख लोगों की स्किल मैपिंग कराई है, ये तो सच है, ये आंकड़े बता रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।